ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ट्रेनों में वारदातें करने वाले गिरोह के 2 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने मुठभेड़ कर 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बाकी हुए फरार। मौसम के मिजाज ने बिगाड़ा पचकुइयां क्षेत्र में सज रही भीमनगरी का मजा। रविवार को हुई बारिश से कार्यक्रम स्थल हुआ जलमग्न, शहर में भी जलभराव। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। सीकरी में घोषित प्रत्याशी के साथ सपा नेताओं ने जनता से की मुलाकात। और 25 साल बाद 14 अप्रैल को आने वाला है बहुचर्चित पनवारी कांड का फैसला। दोनों पक्षों के अलावा जजमेंट को लेकर चिंतित दिखा सरकारी अमला। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर इलाके के नेहरू एन्क्लेव में छत पर पेंटिंग का काम कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया। ये पुताई का काम कर रहा था तो ये पता नहीं कैसे खत्म हुआ, जो ऊपर से छत के बाद जब 2 लड़के नीचे आ गए, बारिश आने लगी, जब उन्होंने कि चाचा नहीं आए हमारे, तो देखने गया भतीजा था इनके साथ काम करने वाला है। जब वो ऊपर गया तो चाचा लेटे हुए मिले, इसकी सांसें चल रही थी। जब उन्होंने घर खबर की कि बत्ती ने पकड़ लिए, चाचा तुम आ जाओ, तो घर वालों ने मेरे पास फ़ोन किया। तो मैं वहाँ से पन्ना प्रेस पर गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं वहाँ से गाड़ी लेके जब आया बारिश में, जब तक मालिक ने बॉडी को नहीं उतारा ना, इसे उतारा बिल्कुल भी। जब हम गए देखा तो इसमें कुछ नहीं था। जब हम ऊपर से उतार के लाए इसे, फिर लेके हम हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल वालों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आगरा जीआरपी को रविवार को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जिसमें एक ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जिन्होंने जीआरपी को परेशान कर रखा था। ये गिरोह ट्रेन में डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इस गिरोह के 6 सदस्यों में से 2 को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर बाकी 4 बदमाशों को अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। आगरा जीआरपी को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार जिन्होंने जीआरपी को परेशान कर रखा था। ये गिरोह ट्रेनों में डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इस गिरोह के 6 सदस्यों में से 2 को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा भागने में सफल रहे। दरअसल पिछले महीने आगरा मथुरा के बीच कई ट्रेनों में लूटपाट डकैती की कई घटनाएं हुई, जिसको लेकर जीआरपी पुलिस बैकफुट पर थी। इन घटनाओं के बाद जीआरपी इन बदमाशों के पीछे पड़ी थी। मुखबिर के द्वारा जीआरपी को सूचना मिली कि आगरा मथुरा के बीच रेलवे स्टेशन पर खंभा नंबर 14 और 18 पर कुछ हथियारबंद बदमाश ट्रेन में लूट की योजना बना रहे हैं। बस फिर क्या था, जीआरपी ने मौके पर पहुंच बदमाशों की घेराबंदी कर ली। जब बदमाशों ने अपने को घिरा देखा तो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। कई राउंड फायर के बाद पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं, जिनका गैंग लीडर विशाल बावरिया है, जो योजना के समय मौजूद था लेकिन भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश राहुल और सुनील हैं। ये बदमाश कई ट्रेन, तमिलनाडु एक्सप्रेस, जबलपुर, निजामुद्दीन एक्सप्रेस और भी कई ट्रेनों में घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में ये लोग ट्रेन में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे कि जीआरपी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि हर बदमाश का कोई ना कोई परिजन रेल विभाग में है, जिनसे इन्हें मदद मिल जाती थी। फिलहाल पुलिस इन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर जेल भेज बाकी लोगों की तलाश में जुट गई है। हम लोगों को सूचना मिली कि मथुरा के निकट अजही रेलवे स्टेशन है, छोटा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर 5-6 शातिर लोग देखे गए हैं जो किसी लूट की घटना को अंजाम देने की नीयत से इकट्ठा हैं। उनके पास असलहे भी देखे जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी आगरा की एसटीएफ की टीम, हमारी जीआरपी मथुरा की टीम अजही रेलवे स्टेशन पर पहुंच के पोल नंबर 14 और 18 के बीच में ये बदमाश जहां बैठे हुए थे वहां घेराबंदी करनी शुरू कर दी और पुलिस ने इनको समर्पण करने के लिए ललकारा। तो पुलिस को देख के इन्होंने हमारी पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने अपने को बचाते हुए इनमें से 2 शातिर बदमाशों को पकड़ लिया है, जिनके पास से 2 तमंचे 315 बोर,
चलाए गए कारतूस के खाली खोखे और लाइव कार्टेज जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों की तलाशी लेने पर एक के पास से 4,000 रुपये और दूसरे के पास से 3,000, कुल 7,000 रुपये नगद इनसे बरामद हुए। अभियुक्तों ने पूछताछ पर यह स्वीकार किया है कि गोंडवाना एक्सप्रेस की घटना उनके और उनके साथियों द्वारा मिलकर की गई थी और आज रात में वो एक फिर बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ऐसा नहीं हो पाया। बेमौसम बरसात में किसानों के बाद अंबेडकर अनुयायियों की उम्मीदों पर फेरा पानी, जिसमें भीमनगरी के आयोजन की तैयारियों की वाट लगा दी। बारिश के चलते न केवल कार्यक्रम स्थल बल्कि पूरा पंचकुला क्षेत्र ही पानी से सराबोर हो गया। आयोजकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बारिश ने नगर निगम द्वारा कराए गए कामों की पोल खोल दी है। बारिश की मार की पीड़ा से अभी किसानों की कमर सीधी भी नहीं हो पाई थी कि रविवार के दिन यकायक हुई बारिश ने भीमनगरी के आयोजकों के माथे पर भी पसीना ला दिया, जो पिछले काफी समय से इस सालाना आयोजन की तैयारी में दिन रात एक किए हुए थे। मौसम की इस बेईमानी से जिनके चेहरे लटक गए। बारिश के चलते आयोजन स्थल के अलावा पूरे मैदान में जल भराव की जैसी स्थिति पैदा हो गई। आज की जो बरसात हुई है इससे हमारी भीमनगरी का सारा काम खराब कर दिया जो, और जो नगर निगम वाले कह रहे थे साहब हमने सीढ़ी निकाल दी, पूरा नाला खोल दिया, अब कोई पानी रुकावट नहीं होगी। नगर निगम की सारी पोल पट्टी आज इस पानी ने खोल के सामने ला के रख दी है। आज देखिए पोजीशन पूरे नाली के जरिए पूरे घरों में अंदर जाके पानी भर चुका है और खासकर हमारे पात्र से घर में खुद लवाला पानी हो रहा है जो है। आप सामने वाली नाली देख ली, पूरा रोड भरा हुआ उधर जो है। आज हम बड़ा अधिकारियों से हमने पहले ही मालूम है कि कार्यक्रम हमारा नहीं है, उसका भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि क्षेत्र का पूरा विकास करें। विकास के नाम पर साफ सफाई का उन्होंने पूरा ध्यान दिया, पूरे कागजी कार्रवाई की है उन्होंने। इसे मालूम है वर्षों से पानी का भराव रहता है यहाँ पर। पंचकुला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन्हें मालूम भीमनगरी का आयोजन हो रहा है, उनको पहले युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, लेकिन वो काम देखने को नहीं मिला। हमें दुख इस बात का रहेगा कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद हमें ये शिकायत मिलेगी कि सारी नाकामी प्रशासन की थी। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि आसपास और पूरे शहर के लोगों से लाखों रुपए का चंदा कर इस आयोजन को किया जा रहा था, लेकिन बारिश के व्यवधान से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर प्रशासन ने अब भी सजगता नहीं दिखाई तो इन्हें आशंका है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच की तरह इनका ये आयोजन भी कहीं बारिश में न घुल जाए। 14 अप्रैल को आने वाला है आगरा के बहुचर्चित पनवारी कांड का फैसला जिला अदालत में, जिसका जजमेंट सुनाया जाएगा। इस लोमहर्षक कांड से न केवल आगरा बल्कि पूरा देश हिल गया था। जातीय संघर्ष की इस लड़ाई का ताल्लुक आगरा के एक बड़े राजनेता से जुड़ा है। यही वजह है कि दलित समाज को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है, जबकि फैसले के बाद दोनों पक्षों की ओर से किसी प्रतिक्रिया की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन आगरा के बहुचर्चित पनवारी कांड का फैसला भी आना है, जिसको लेकर दलित समाज में काफी उत्सुकता है। जिसके मुताबिक इस कांड में शहर की अमन शांति से लेकर कई लोगों की जानें तक चली गईं। लंबे अरसे से इस मुकदमे की कार्यवाही अदालत में चल रही थी और अब आ गई है इसके फैसले की घड़ी, जिसके लिए 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। दलित समाज की माने तो ये जनभावनाओं से जुड़ा मसला है। पनवारी कांड 20 जून 1990 को हुआ था और उस दिन मैं था 15 दिन पहले ही एक पक्ष आया था मेरे पास के शादी में कोई दिक्कत आएगी, तो मैंने एसडीएम अश्विनी को लिखा पढ़ी भी की थी और लिखा पढ़ी के तहत में कहा था, तो उन्होंने कह भी दिया था कि दरोगा जाएगा बारात चढ़वा देगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ इस तरह से विस्फोट हो जाएगा। और 20 को फिर मेरे दरवाजे पर करीब रात की 4 बजे डीएम और एसएसपी भी आए थे। उन्होंने कहा था आप बारात को चलाइए, तो रात को बारात को लौटा दिया था। इसकी 20 तारीख को दोबारा हम लोग गए। खैर वो कांड बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कांड था, इतने लोगों की जानें गई, पूरे आगरा के हालात खराब हो गए, कर्फ्यू लगा। गौरतलब है कि इस कांड के दौरान जाट और जाटव समुदाय में बारात चढ़ाने को लेकर संघर्ष हो गया था, जिसने पनवारी जैसे छोटे गांव से निकलकर बाद में पूरे आगरा को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, आगरा एक शांतिप्रिय नगर है और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस हम धूमधाम से हम मनाते हैं। इसलिए न्यायालय को भी सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय नेता हैं और दलितों के मसीहा हैं, और उस दिवस पर इस प्रकार की लोमहर्षक कांड का अगर कोई न्यायालय न्याय फैसला सुनाता है
तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो फैसला आ रहा है सही मायने में, चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरे भारतवर्ष में जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इस दिन ये फैसला नहीं आना चाहिए था। ये फैसला आगे पीछे आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की मनोवृत्तियाँ हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो, इसलिए इसको आगे टाल देना चाहिए न्यायपालिका को, और जो भी न्यायपालिका का फैसला आएगा उसको मानेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में दलित समाज के लोगों का अदालत की कार्रवाई पर पूरा भरोसा रहा है, जिन्होंने अपना पक्ष सही बताते हुए अदालत से निष्पक्षता की उम्मीद जताई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विशेष परिस्थितियों में, चूँकि एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, इन्होंने उस जमाने में जो शिक्षा प्राप्त की वो हर आदमी नहीं कर सकता था, और उन्होंने दलितों के लिए ये सोच के काम किया कि आज इस स्थिति में मैं हूँ, अगर दलितों का इस देश के अंदर कल्याण नहीं हुआ, और कल्याण जब भी हो सकता है कि उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे दलित शोषित समाज के लोगों का, पीड़ित समाज के लोगों का भला हो सके। इसलिए उन्होंने ये आरक्षण का जो मंत्र निकाला कि भी इतने % दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के ही माध्यम से हम लोग IPS, IAS, PCS बन सकते थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 14 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, और उस दिन आगरा वासियों के अलावा बाहर से भी दलित समाज के लोग शहर में जमा होंगे, जबकि 25 साल के लंबे अरसे के बाद आ रहे इस निर्णय को सुनने के लिए जाट समाज के भी सैकड़ों लोग उस दिन कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति की संभावना से बचने के लिए प्रशासन को जरूरी इंतजामों के बारे में भी गौर करना चाहिए। किरावली क्षेत्र में संपन्न हुई बैठक में सपा नेता प्रवीण राजपूत ने मांगा जनता का आशीर्वाद, जिन्हें सपा हाईकमान द्वारा हाल ही में समाजवादी पार्टी से फतेहपुर सीकरी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष राम सहाय यादव भी इस दौरान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने क्षेत्रीय जनता से समाजवादी पार्टी के सहयोग की अपील की। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर सीकरी विधानसभा से पार्टी के पुराने सिपाही प्रवीण राजपूत को प्रत्याशी बना अहम जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि जिले की सभी 9 विधानसभाओं में से फतेहपुर सीकरी विधानसभा को सबसे कमजोर माना जाता है, और बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को सबसे कम वोट इसी विधानसभा से मिले थे। पार्टी द्वारा जिम्मेदारी मिलने के बाद आज पहली बार क्षेत्र में पहुंचे प्रत्याशी की पहली बैठक किरावली में आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष सहित विधानसभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी का जोरदार स्वागत कर चुनाव जीतने का संकल्प लिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से जुट जाने का आह्वान किया। पार्टी के संगठन में कहां किस बूथ पर कितने एजेंट बने हैं, कितने प्रभारी बने हैं, 6 विधानसभा की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। संबंधित जो प्रत्याशी हैं और जो हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने पोलिंग पे, अपने अपने बूथ पे जो एजेंट और प्रभारी बना के उन पोलिंग को मजबूत करें। अभी से हम लोग जुट जाएंगे तो 2017 का लक्ष्य बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। जैसे ही यहाँ पर भी प्रवीण और लाल सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, हम उनकी सराहना करते हैं, और वास्तव में समय से पहले जो है उनने ये चीज़ को दे कर आए और जनता के लिए, हम लोगों के लिए बहुत आसान काम कर दिया। क्योंकि हम आसानी से जब हमें प्रत्याशी हमें मिल जाएगा तो उससे हम अपने हर सीट को, हर जो है बूथ को मजबूत कर। इस मौके पर सपा नेता लाल सिंह लोधी ने कहा कि पार्टी ये अहम जिम्मेदारी देकर समाज को सम्मान देने का काम कर रही है। समाज पूरी ताकत से प्रवीण राजपूत के साथ है और चुनाव में इसका एहसास भी करा देगा। लक्ष्मी गार्डन में आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और सभी ने आज जो लखनऊ से माननीय नेताजी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े भाई प्रवीण राजपूत जी को जो प्रत्याशी बनाया है, उसके उपलक्ष्य में स्वागत समारोह था। और मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेताजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतना अच्छा निर्णय लिया है, जो लोधी समाज को सम्मान देने का काम किया, और पूरा बैकवर्ड जो फतेहपुर सीकरी में जो आज तक जो उत्पीड़न होता रहा है, वो आने वाले समय में वहाँ उत्पीड़न भी बंद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चुनाव जो होगा विधानसभा 2017 में बहुत अच्छे ही वोटों से यहाँ जीत होगी। और यहाँ का जो पिछड़ापन है, क्योंकि हम लोगों ने अभी हम लोग काफ़ी समय से यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे माननीय महाराज साहब का या लोकसभा का चुनाव हो या रघुराज साखी जी का चुनाव रहा हो लोकसभा का, हम लोग उस समय से क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो लोगों का हम लोगों से बहुत ही अच्छा जुड़ाव है और लोगों को एक भरोसा निष्ठा भी है। जैसे लोगों की जो हमारे पास जो जानकारी आई
कि साहब ये बहुत ही अच्छा माहौल है, जो आप जैसे निष्ठावान लोगों पर पार्टी ने भरोसा। सपा द्वारा जिम्मेदारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत सपा प्रत्याशी ने कहा कि वो जिले की सबसे कमजोर विधानसभा को जीतकर पार्टी द्वारा जताए गए विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे और क्षेत्र की जनता से सीधे जुड़ने का काम भी करेंगे। कि आगरा की 9 विधानसभा में फतेहपुर सीकरी सबसे कमजोर विधानसभा है, लेकिन इसके लिए मेन बिंदु ये होता है कि वहाँ का जो नेतृत्व किया है, नेतृत्व वहाँ पर सही ढंग से काम नहीं कर पाया था। अब ये जो संगठन है वो बहुत मजबूती से काम कर रहा है और मैं संगठन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बहुत मजबूती से काम करूँगा और वहाँ की जो आम जन समस्याएं उनके लिए संघर्ष करूँगा और सभी को पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ की जो पिछड़ापन है वो दूर हो और हर कार्यकर्ता के साथ, हर नेता के साथ मिलकर के वहाँ की स्थिति का जायजा लेकर के काम करने का प्रयास। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449.
नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे साँझ गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक। दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद लगातार किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सपा जिलाध्यक्ष ने अपील की है कि किसान धैर्य रखें। प्रदेश सरकार उनसे नुकसान की भरपाई के प्रयास कर रही है और जिन किसानों की जानें गई हैं उनके परिजनों को सहायता राशि के चेक तत्काल दिए जा रहे हैं। किसानों के लिए देखो, जहां भी आत्महत्या जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनसे जो है निवेदन करके कहना चाहते हैं, उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि सरकार ने जो जहां भी ऐसी कोई घटना हुई है वहाँ 30,000 रुपया चेक देने का मैंने स्वयं काम किया है। हर जगह, हर विधानसभा में, जिले में, पूरे में मैं तूफान की नाई दौड़ रहा हूँ। हर व्यक्ति के पास पहुँचता हूँ, चेक लेके पहुँचता हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि कल उसने आत्महत्या की है, कहीं भी सुसाइड किया है और दूसरे दिन सुबह लेकर ना चेक पहुँच जाता हूँ। पार्टी समाजवादी पार्टी की पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि
उसके दूसरे दिन ही उसको जो है गरीब को जो है चेक दिया जा रहा है। जो भी हानि हुई है फसल में, उसके लिए भी हमारी सरकार ने जो है तमाम ऐसी धनराशि बांटी है, जहाँ भी किसी को गरीब को कोई छोड़ा नहीं है। और भी सोच रहे हैं, जहाँ भी बढ़ोतरी के लिए भी सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत पहली बार ऐसा किया है कि बिना मांगे, आज बारिश हुई है, आज ओले पड़े और दूसरे दिन ही जो है धनराशि की घोषणा कर दी। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनने पहली बार बिना मांगे और बिना सोचे समझे और रात में ही भांप गए अपनी चीज को कि किसान का नुकसान हुआ, दूसरे दिन घोषणा कर दी। नहीं, कोताही जो भी बरतेगा अधिकारी बिल्कुल जो बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी उसको, और न हम जो है उसको जो है बर्दाश्त करेंगे। कहीं भी कोताही बरत रहा है कोई भी अधिकारी है या लेखपाल है, तो वो श्रेणी में जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है बिल्कुल सस्पेंड की श्रेणी में होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उसको बख्शेगी ना हम बख्शेंगे ना कार्यकर्ता बख्शेगा। क्योंकि सरकार जो कर रही है वो किसान और मजदूर और गरीब के लिए कर रही है। अगर चूँकि तनख्वाह मिल रही है उन्हें गरीब के लिए मिल रही है, मजदूर के लिए और किसान के लिए दी जा रही है, और कहीं उनकी कमी आती है तो हमें लिखित में कोई बताए, अवगत कराए, जरूर उसको दंड मिलेगा। बारिश से बर्बाद हुए किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के आला कमान के आदेश के बाद देश भर में कांग्रेस अपनी विधानसभाओं में पैदल यात्रा कर सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रही है। आगामी 15 तारीख को आगरा की दक्षिणी विधानसभा में होने वाली पैदल यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर करेंगे, जिससे कांग्रेसी बेहद उत्साहित हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन आज वही किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों का दर्द समझते हुए आगामी 19 तारीख को दिल्ली में किसानों के हक के लिए एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ पूरे देश के कांग्रेसी अपनी ताकत दिखाएंगे और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करेंगे। आलाकमान के आदेश के बाद पूरे देश के कांग्रेसी अपनी अपनी विधानसभाओं में पैदल यात्रा निकाल लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के बारे में प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आगरा की दक्षिणी विधानसभा में आगामी 15 अप्रैल को उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद राज बब्बर इस पदयात्रा का नेतृत्व करते नजर आएंगे। पदयात्रा में सांसद राज बब्बर के आने की सूचना से ही कांग्रेसियों में भारी उत्साह है, जिसके बाद कांग्रेसी भी बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में शामिल होने के साथ दिल्ली कूच की भी तैयारियों में जुटे हैं, ताकि पार्टी का साथ देकर एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा सके। बहरहाल कांग्रेस का यह आंदोलन किसानों को कितनी राहत दे पाता है, ये तो महारैली के बाद ही पता चल सकेगा। राष्ट्रीय लोकदल की प्रेस वार्ता के दौरान मंडलीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसके मंडल अध्यक्ष केदार सिंह चौहान ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से परिचय कराया। उनके मुताबिक रालौद में आस्था रखने वाले निष्ठावान लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आने वाले समय में जिनकी क्षमताओं का लाभ राष्ट्रीय लोकदल को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में इस समय संगठन को मजबूत बनाने की होड़ चल रही है। यही वजह है कि जिला से लेकर महानगर इकाई के बाद मंडल की कमेटी ने कमर कस ली। पार्टी की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान जिसके नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई, संगठन के मंडल अध्यक्ष केदार सिंह चौहान ने सारी कमेटी से परिचय कराने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के हाथ मजबूत करने की बात कही। हमारे पदाधिकारी जो है सब एक से एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, पेशे से व्यापारी हैं, पेशे से बहुत किसान हैं, पेशा से सरपंच भी रहे हैं, राजनीतिक प्रधान भी हैं, जैसे राजू प्रधान हैं, सरपंच हमारे तारेवर सिंह हैं। इस तरह के लोगों को अनुभव है, जो जनता के बीच में काम करने का अनुभव है, उन्हीं लोगों को मैंने लिया है। बड़ा लाभ मिलेगा इन लोगों को जोड़ने से, राष्ट्रीय लोकदल को पूरा लाभ मिलेगा। इस मौके पर घोषित टीम में उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से प्रेरित होकर रालौद को फिर से पुराने रसूख पर लाने की बात कही। नहीं, हमारा जितना संगठन है वो जनता के मध्य जा करके, जनता के सुख और दुखों में शरीक होकर के परस्पर संबंध वो बना करके स्थापित करेगा कि हमारे और यानी जनता जनार्दन के मध्य में सौहार्द स्नेह और माधुरता स्थापित हो, और हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा हो कि उनकी आस्था हमारे प्रति वो अटूट हो जो चौधरी चरण सिंह जी के समय काल में रही थी। गौरतलब है कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव में अपना सब कुछ लुटा चुकी रालौद आगामी विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी करना चाहती है। यही वजह है कि संगठन की ओवरहॉलिंग कर रहे नए जोश के साथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। शायद इसे ही कहते हैं कोड़ में खाज होना।
जी हां, पहले से बारिश की मार झेल रहे किसानों को एक बार फिर इंद्रदेव ने जोर का झटका देते हुए रविवार को भी वर्षा की, जिसके बाद बर्बाद हो चुके किसानों को संभलने से पहले ही गिरा दिया। ऐसे में अब किसानों का क्या हल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कभी सूखा तो कभी बारिश से बेहाल देश और प्रदेश का किसान आज भूखमरी के कगार पर है, तो कई इस बर्बादी को सह नहीं पाए और मौत को गले लगा लिया। अभी तक सूखे की मार झेल रहे किसानों को बेमौसम बरसात ने पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, तो सरकारें भी मदद का आश्वासन दे रही थी, लेकिन रविवार को अचानक आई बारिश ने पहले से बारिश का कहर झेल रहे किसानों को एक बार फिर चोट दी है, जिससे उभर पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। जिसे अन्नदाता कहते हैं, आज वही अन्नदाता एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज है। अब देखिए, ये तो कुदरत का निज़ाम है कि उसने कुदरत ने परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन क्या है, ये तो कुदरत का खेल है। मगर किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो तो एक कुदरती नुकसान हो ही रहा है, मगर मोदी सरकार जो है वो जो नुकसान दे रही है गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, वो शायद किसान झेल नहीं पाएगा। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ जो पहले किसान बारिश जो पहले हुई थी उससे जो बच गया था, थोड़ी सी उसको राहत थी। आज की बारिश ने उसको बिल्कुल चौपट और बर्बाद कर दिया। और मैं समझ रहा हूँ, डेली में अखबार पढ़ता हूँ तो 2 समाचार या 3 समाचारों में ये होता है कि फलाने किसान ने आत्महत्या कर ली या फलाने किसान का ये हो गया। और आज की बारिश देख के मुझे ये लगता है कि कल मैं अखबार में उससे भी कोई भयंकर खबर पढ़ूंगा। इस बारिश ने तबाह कर दिया। गौरतलब है कि पहले से बारिश के कारण बर्बाद हुए किसानों को अभी तक सरकार से राहत नहीं मिल पाई है और पीड़ित किसान अपनी बची कुची फसल को संभालकर खुद को संभालने की कोशिश में लगा था। ऐसे में इंद्र के इस प्रकोप ने एक बार फिर किसान को वो दर्द दिया है जिसे भुला पाना किसान और उसके परिवार के लिए आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान में जो हो जाए वो थोड़ा है, और तो और आगरा शहर में जो हो जाए उसके तो कहने ही क्या। यहाँ रातों रात सड़कें बन जाती हैं और रात में ही उन्हें खोद भी दिया जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गोकुलपुरा क्षेत्र में, जहाँ आगामी 14 अप्रैल को भीम नगरी सजनी है, जिसको देखते हुए यहाँ की सड़कों को रात में ही एकदम दुरुस्त करवा दिया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी सजने वाली भीम नगरी, जिसको देखने के लिए सैलानी देश के कोने कोने से आते हैं, तो वहीं इस भीम नगरी की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी खासी मशक्कत कर रहा है। इस बार की भीम नगरी आगरा के जीआईसी मैदान में सज रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों का विकास कार्य पूरी तेजी के साथ शुरू करवा दिया है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारे आगरा के प्रशासनिक अधिकारियों के पास अलादीन का चिराग है, जिसे जब चाहे वो घिस रातों रात विकास कार्य को पूरा करा देते हैं। इसी क्रम में पंचकुइया की सड़कें रातों रात बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसा देखा कि आंखें खुली की खुली रह गईं और दिमाग सोचने को मजबूर हो गया। प्रशासनिक आदेश के बाद सड़कों को तो रात में बनाकर तैयार किया गया, लेकिन सड़कें केवल वहीं तक बनी है जहां तक चौराहे पर खड़े होकर अधिकारियों की निगाहों की हद जा सकती है। ये लाजमी है कि जब प्रशासनिक अधिकारी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे तो चौराहे के पास से करेंगे। इसी अनुमान के साथ विकास कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदार ने सड़कें केवल वहीं तक की ही बनवाई हैं जहां तक चौराहे से नजरें पहुंच सकती हैं। इसके बाद की सड़कों का हाल तो आप इन तस्वीरों में देखने को मिल ही जाएगा। वहीं बात अगर नगर निगम की करें तो नालों की सफाई के बाद जो सिल्ट हफ्तों तक सड़कों पर पड़ी दुर्गंध बिखेर रही थी, भीम नगरी को देखते हुए नालों की सिल्ट को भी तत्काल प्रभाव से साफ करवा दिया गया। भीम नगरी जिस किसी क्षेत्र में सजती है तो वहां के लोगों को इस बात की खुशी होती है कि इस बहाने ही सही उनके क्षेत्र का विकास तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा विकास जो कि जनता तो जनता, अधिकारियों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है, शायद किसी को गवारा नहीं। रविवार को झमाझम बारिश के चलते गर्मी से राहत मिलते ही पर्यटकों के कदम खुद ब खुद ताज दीदार के लिए चल पड़े, जिसके बाद ताज परिसर में पर्यटकों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। ताजमहल पर्यटकों की भीड़ से खचाखच भरा दिखाई दिया, तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ताजमहल परिसर में फैली अव्यवस्थाएं भी पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बनी। इसी बीच एक बार फिर यहाँ लपके और हॉकर सक्रिय नजर आए। गर्मी जहां कई दिनों से अपना तेवर दिखा रही थी, तो वहीं रविवार को हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया। रविवार को मौसम काफी खुशनुमा रहा, जिसके बाद ताज दीदार को आने वाले सैलानियों की संख्या में मिनट दर मिनट बढ़ोतरी होती गई। ताज परिसर में पर्यटकों का हुजूम लग गया। इन्हीं सबके बीच एक बार फिर हॉकर और लपके भी सक्रिय होते दिखाई दिए, जो कि कई बार ताज परिसर से हटाए जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये पर्यटकों को बरगलाते नजर आए। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अभी तक इन हॉकर और लपकों पर काबू कर पाने में असमर्थ सा मालूम पड़ रहा है।
पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ताज परिसर में पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दी, तो वहीं एक बार फिर VIP एंट्री के नाम से पर्यटकों से हजारों रुपए की ठगी भी की गई। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगली बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।